Hello students, welcome again. Today we are going to discuss the electrostatics worksheet exercise 1. So let's start with the question number 1. In this question number 1, they have given that which of the following charge is cannot be present on the oil drop. ठीक है, तो इनमें से कौन सा चार्ज ऑयल ड्रॉप पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है, दैट मिनिमम वैल्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। बाकी किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी n इंटू ई बनेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में 10⁻−19 तो आ रहा है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में अगर आप जो आगे इंटीजर दिया हुआ है अगर उसको 1.6 से डिवाइड कर रहे हो तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन में 4 दिया हुआ है तो 4 1.6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ठीक है, यानी इंटीजर नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन में भी सेम हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी जो है ना वो मिल्कन एयर ड्रॉप में जो मिनिमम चार्ज आ सकता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होगा भाई वो एक मिनिमम चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, ये हम जानते हैं, यानी क्वांटा ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने आपको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बताया था। सो ये एन टाइम ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए। और अब इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इसलिए आपका आंसर बन गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आप इस चीज़ को देखो। इन्होंने बोला है कि एक कंडक्टिंग स्पीयर है, सो लेट्स सपोज दिस इज कंडक्टिंग स्पीयर, और इस कंडक्टिंग स्पीयर के पास में कोई पॉजिटिव चार्ज आप लेके आ रहे हो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आप लेके आ रहे हो। अब पहली बात तो इस पर इंडक्शन होगा, और इंडक्शन भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितनी रखी है आपने। ठीक है, कि कम डिस्टेंस रखी है, ज़्यादा डिस्टेंस रखी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखी है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे तो इंडक्शन नहीं होगा। कम डिस्टेंस रखोगे आप तो यहाँ पर होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज जाएगा। लेकिन अगर इस सिस्टम के बारे में बात करोगे तो इस सिस्टम के ऊपर यानी स्पीयर के ऊपर जो नेट चार्ज होना चाहिए वो तो ज़ीरो होना चाहिए, कि भाई इस चार्ज के प्रेजेंट होने पर यहाँ पे चार्ज का इंडक्शन हो गया, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। मान लेते पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, लेकिन नेट चार्ज तो आपका कंजर्व रहेगा। इसलिए जो इन्होंने बोला था नेट चार्ज ऑन द स्पीयर, सो नेट चार्ज ऑन द स्पीयर वुड बी इक्वल्स टू जीरो एंड दिस वुड बी योर आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि हमने यहाँ पर क्या रखा है, दो स्पीयर रखे हैं, राइट, उनको किसी डिस्टेंस पर आपने प्लेस कर दिया और उनके ऊपर आपने कुछ चार्ज दे दिया, मान लेते 8 डिस्टेंस रख दिया, उनके ऊपर चार्ज दे दिया आपने Q एंड Q। अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई R², ये हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि हमने 50% ऑफ चार्ज जो है उसको पहले स्पीयर से दूसरे स्पीयर पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर 50% चार्ज को आप शिफ्ट कर दोगे तो उससे डिस्टेंस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q/2 और यहाँ चार्ज आ जाएगा 3Q/2, ये तो होगा। तो जो नया फोर्स हो जाएगा F' उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा K, पहले वाले पे Q/2, दूसरे वाले पे 3Q/2 डिवाइडेड बाय R²। इसको फर्दर आप अरेंज करके लिखोगे बेटा तो आप लिख सकते हो इसको KQ² डिवाइडेड बाय R² इंटू 3/4। अब अगर आप ध्यान से देखो तो KQ² बाई R², इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू F, यानी F' की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 3/4 ऑफ F, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो चार्जेस को आपने r डिस्टेंस पर रखा है एयर में, तो उनके बीच में लग रहा है फोर्स F के इक्वल। तो मान लेते हैं दो चार्ज है Q और Q,
इनको एयर में रखा r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दैट फोर्स वुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 मान लेते हैं, जनरलाइज हो जाएगा ज़्यादा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये होगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनको चार्जेस को हम एक ऐसे मीडियम में ले गए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ठीक है। तो अब इनके बीच में नई डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि नए फोर्स का वैल्यू पुराने फोर्स की वैल्यू के इक्वल हो। यानी कि आपने दोनों चार्ज Q1 और Q2 को अब इस टाइप से नई डिस्टेंस पर रखा r डैश पर, एक नए मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, लेकिन फोर्स का वैल्यू सेम रहा। यानी जो नया फोर्स बन रहा है F डैश, जिसकी वैल्यू को लिखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय न्यू डिस्टेंस r डैश स्क्वायर, इसका वैल्यू इक्वल है पुराने फोर्स के, यानी F के ही इक्वल है। यानी कि आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन r डैश स्क्वायर का वैल्यू पुराने फोर्स यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल है। तो आप क्या देख रहे हो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, Q1 Q2 कैंसिल आउट हो गया, तो r डैश का वैल्यू k इंटू r डैश स्क्वायर का वैल्यू इक्वल बन रहा है r स्क्वायर के। यानी जो नया r डैश यानी वैल्यू आनी चाहिए दैट वुड बी इक्वल्स टू r अपॉन अंडर रूट k, और यही आपका आंसर बन जाएगा। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं एंड चार्जेस आर 9e एंड द नेक्स्ट चार्ज इज 16e, और इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है 70 सेंटीमीटर। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि वो पॉइंट ढूंढो या वो प्लेस ढूंढो जहाँ पर कि अगर आप थर्ड चार्ज को प्लेस कर दोगे, ये पहला चार्ज बोल दो, इसको दूसरा चार्ज बोल दो, और थर्ड चार्ज को प्लेस करोगे तो वो रेस्ट में रहेगा। तो हम जानते हैं कोई भी बॉडी रेस्ट में जब भी रह सकती है जबकि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो। यानी आपको यहाँ पर इनके बीच में या बाहर एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कि कोई फोर्स प्रेजेंट ना हो, यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। सो गाइस अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो आपको जब थ्योरी में हमने पढ़ाया था कि जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किसी टेस्ट चार्ज पर जो जीरो हो सकता है दैट वुड बी नियर द स्मॉलर चार्ज, राइट, एंड बिटवीन दीज चार्जेस। तो ये यहाँ पर होगा, ये हमने थ्योरी में देखा था। प्लस हमने ये भी देखा था कि x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1, क्योंकि लाइक चार्जेस लिए प्लस आया है, इंटू r। अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे बेटा तो अंडर रूट ऑफ 9e डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16e प्लस अंडर रूट 9e मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी 70 आ जाएगा। फर्दर आप देखो बेटा, तो 9e तो सब कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 16e यानी 4 प्लस 3 इंटू 70। तो आपके पास कितना बन गया बेटा, ये 3/7 इंटू 70 यानी 30 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो डिस्टेंस आया, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। यानी चार्ज Q9e से 30 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, और 16e से 40 सेंटीमीटर पर है। अब इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि दोनों ही ऑप्शन आंसर में दिए हुए हैं, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बोथ 1 एंड 2, क्योंकि 1 में क्या लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e, सही बात है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16e, तो दोनों सही हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है बेटा कि हमने क्या किया कि दो चार्ज लिए और उन चार्जेस की वैल्यू दी हुई है 9q एंड q, इनके बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है थर्ड चार्ज q को किस प्लेस पे रखें, ठीक है। थर्ड चार्ज आपको दिया हुआ है q, इसको किस प्लेस पे रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए। तो भैया पहले तो थर्ड चार्ज को वहाँ रखना चाहिए जहाँ पे कि नेट फोर्स ज़ीरो हो, वो खुद तो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो नेट फोर्स ज़ीरो जो होता है वो
होता है स्मॉलर चार्ज के पास में, यानी ये वाली डिस्टेंस x, और हमसे केवल डिस्टेंस पूछी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, एक को छोटे वाले को आप 1 बुला करो, बड़े वाले को 2 बुला करो। तो हमने आपको बताया था कि ये आता है Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू इनके बीच का सेपरेशन r। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना बेटा, तो आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9Q प्लस अंडर रूट ऑफ Q मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का सेपरेशन, यानी कि 16। तो जब इसको फर्दर सॉल्व किया आपने तो Q सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 1/3 + 1 इंटू 16, यानी कितना आ गया आपस में 4 सेंटीमीटर, राइट। तो थर्ड चार्ज को जो रखना चाहिए वो Q से 4 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए। सो दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो 9Q से कितनी डिस्टेंस पर रखोगे बेटा, 12 सेंटीमीटर पे, और यही आपका आंसर बन जाएगा कि 9Q से 12 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और क्योंकि ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि हमने 2 बॉल्स ली हैं जिनके ऊपर चार्ज कितने हैं, 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है इनके बीच में, और मान लेते हैं इनके बीच की सेपरेशन r है। तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का फोर्स होगा F, जिसका वैल्यू होगा K इंटू 7 इंटू 5 डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू F है। अब हमने क्या किया बेटा यहाँ पे कि हमने यहाँ पर, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमने यहाँ पर इसमें -2 माइक्रोकूलम चार्ज को ऐड कर दिया दोनों पे। तो अगर यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम ऐड कर दोगे तो नेट बन जाएगा आपके पास में 5 माइक्रोकूलम। यहाँ -2 माइक्रोकूलम ऐड करोगे तो नेट बन जाएगा -7 माइक्रोकूलम। अब आप एक पर हो गया 5 और एक पे हो गया 7, तो देख रहे हो तो कॉम्बिनेशन तो सेम ही बैठ रहा है, यानी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर भी आप कैलकुलेशन करना चाहो तो जो ग्रीन कलर वाले चार्ज मैंने इंडिकेट किए हैं उनके लिए लिखोगे तो K इंटू 5 इंटू 7 और डिस्टेंस का तो स्क्वायर सेम है। तो क्योंकि दोनों वैल्यू आपके पास में सेम आ रही है, इसलिए यहाँ फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी F डैश का वैल्यू F के इक्वल ही आएगा, एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड, 2 लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट and force between them is given as 0.144 Newton, and we know that the force between them is equals to K Q1 Q2 upon R square। ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को इक्वल कर दिया गिवन फोर्स के। तो 1.44 is equals to 9 into 10 power 9 into Q square divided by R square। तो R का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप Q स्क्वायर का वैल्यू लिखोगे बेटा तो आप पास में आ जाएगा ये 144 इंटू 10 पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 पावर -2, इस पूरे का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये SI सिस्टम में दिया हुआ था, ये SI में है, और ये SI में नहीं था, CGS में था, तो इसको मैंने SI में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर 9, ये मेरे पास बन गया। अब क्यों ना मैं एक काम करूँ, आगे बनने से पहले स्क्वायर रूट ले लूँ। अगर पूरे का यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो ये पूरे का स्क्वायर रूट बन जाएगा। जब ये पूरे का स्क्वायर रूट बन गया तो मैं 144 का तो बन गया मेरे पास में स्क्वायर रूट 12, ठीक है। और ये तो सिंपल 5 इंटू 10 पावर -2 एज इट इज़ बाहर निकल गया, ठीक है। इसका तो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और ये आ जाएगा 9 का 3। अब आप पास में बचा ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी। तो जैसे इसको ऊपर शिफ्ट करोगे ना बेटा, तो ऊपर शिफ्ट करते ये 10 पावर -9 बन रहा है, तो 10 पावर -9 और 10 पावर -3, तो 10 पावर -12 बन गया। 10 पावर -12 बना तो आप पास बन जाएगा 10 पावर -6।
अभी कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम, तो आप पास में आ जाएगा 20 इंटू 10⁻²। अब आपको आंसर देना था माइक्रो कूलम में, इसलिए मैं माइक्रो को छेड़ नहीं रहा हूँ अभी। तो आप पास में आ जाएगा कितना, 0.2 10⁻⁻6 है, तो माइक्रो कूलम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आपको कि यहाँ पर हमने 2 चार्ज लिए हैं, 2 चार्जेस आर 2 माइक्रो कूलम एंड द अनदर चार्ज इज गिवन एज द 6 माइक्रो कूलम, राइट। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स आपको 12 न्यूटन दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो डिस्टेंस को आर मान लो। तो फोर्स जो लग रहा है दैट इज 12 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल्स टू द के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आपस बनी। अब हमने क्या किया इसके बाद में कि यहाँ पर according to the question both the charges are given some additional charge and that charge is -4 माइक्रोकूलम। तो अगर इसको -4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दोगे तो उसका बचेगा -2 माइक्रोकूलम। इसको अगर -4 माइक्रोकूलम दे दोगे तो इसको बचेगा इस पास में 2 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो नेट कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम, और 6 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो नेट कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो नई सिचुएशन बनेगी इसमें -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं। तो अब इनके बीच में जो फोर्स बनेगा दैट फोर्स इज F', और उसका वैल्यू हो जाएगा k इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय r²। ये 2 इक्वेशन बन गई। और आपसे पूछा है कि बताइए कि इस सिचुएशन में यहाँ पर जो नया फोर्स है F', इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लें, दोनों इक्वेशन को। जैसे डिवाइड करोगे तो F' डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू k इंटू 2 डिवाइडेड बाई r²। ये तो F' हुआ। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होते ही r² अपॉन k इंटू 2 इंटू 6 हो गया। तो आप देख रहे हैं r² से r², k से k और 2 से 2 सब स्वाहा, तो इसका वैल्यू 1/3। सो F' का वैल्यू बन गया 12/3, यानी इस फोर्स का वैल्यू बन गया 4 न्यूटन, और यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ बेटा कि ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर मून है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है, राइट। अब इन पे क्या इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दें। तो जब इनके ऊपर आप चार्ज दोगे इक्वल अमाउंट और सेम चार्ज रखोगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्ट करेगा, ठीक है। प्लस ग्रेविटी की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, तो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। अब इन्होंने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बैलेंस हो जाना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू F ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाना चाहिए। और हम जानते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है K Q1 Q2 अपॉन r², और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 अपॉन r²। तो यहाँ r² से r² कैंसिल आउट हो गया, और दोनों पे चार्ज सेम ही दिया है बेटा आपको, तो इसको लिख सकते हो आप KQ² इज इक्वल्स टू G M1 और M2। तो यहाँ से अगर चार्ज निकालोगे तो √G M1 M2 अपॉन K आ जाएगा। अब आप जानते हैं बेटा कि फर्दर इसको सॉल्व करोगे आप, तो आप जानते हो Q इज इक्वल्स टू बन रहा है आपके पास में, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो G का वैल्यू 6.65 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो क्वेश्चन में M1 M2 यानी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है बेटा आपको 10⁻25 एंड 10⁻23 किलोग्राम। तो मैंने डेटा ये क्वेश्चन से पुट कर दिया, डिवाइड बाई K। तो हम जानते हैं K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर ये देखिए, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻9 ऊपर जाके 10⁻20 बना देगा, तो 10⁻20 और 10⁻20 और ये 10⁻25 तो 10⁻5 बना देगा।
तो आपके पास में क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 665 डिवाइड बाई 9, यहाँ बचा था 10 पावर 28 और ये -2 उधर चला जाएगा तो 10 पावर 26 बन गया बेटा। अब हम जानते हैं 25 मतलब 625 होता है तो 25 आता है, तो 25 से थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। सो और आप आंसर देखो तो आंसर में काफ़ी गैप दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी करते हैं तो 25.8 आती है डिवाइड बाई 3, तो ये तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। अगर आप एग्ज़ाम में करना चाहो तो आप क्या सिंपल सी बात करो कि 625 होता तो 25 आता, तो उससे बड़ा आ रहा है ना, तो अप्रॉक्स आंसर तो वैसे भी निकल जाएगा। तो एग्जैक्ट इसका वैल्यू होता है 25.8 और ये बन गया 10 पावर 3। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपस में जाएगा 8.6 इंटू 10 पावर 13, ये इतना कूलम यहाँ पर चार्ज आएगा एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Q1 Q2 के बीच में फोर्स है F, और अब आपने क्या किया, एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, तब भी Q1 Q2 के बीच में फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सो व्हाट आई कैन से, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिमेन्स सेम। ठीक है, नए चार्ज के आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यही आपका आंसर बन जाएगा। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक चार्ज Q है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है एंड दोज पार्ट्स आर Q1 एंड Q2। आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है दोज पार्ट्स आर Q1 एंड Q2। अब Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो ताकि इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लग सके। वैसे तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, कि मैक्सिमम फोर्स जब भी लगेगा जबकि दोनों आधे आधे हो जाए, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन R हो, तो अगर इनके बीच का सेपरेशन R होगा तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब Q1 Q2 दो वेरिएबल बन जाएंगे, तो एक काम करें, Q1 की वैल्यू को Q ले लेते हैं, तो Q2 की वैल्यू बची हुई Q माइनस Q हो जाएगी। भाई नेट सम तो दोनों का Q आना चाहिए ना, तो एक को मैंने स्मॉल q ले लिया तो बचा हुआ चार्ज क्या हो गया, Q माइनस स्मॉल q, तो ये बन गया KQ इंटू Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई। अब फोर्स का वैल्यू जहाँ पर भी मैक्सिमम होगा वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जीरो हो जानी चाहिए, यानी DF बाई DQ, क्योंकि चार्ज के साथ चेंज हो रहा है ना, दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो, यानी K अपॉन R स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आप, तो Q का करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया इंटू Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। फिर आप Q माइनस स्मॉल q, इसको Q को छोड़ दोगे और Q माइनस स्मॉल q का करोगे तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट है तो जीरो हो गया उसको, तो ये बन जाएगा सिंपल -1। तो आपके पास बन जाएगा अब इसका वैल्यू K अपॉन R स्क्वायर इंटू Q माइनस ऑफ 2Q, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू यहाँ से 2Q आ रहा है, सो दिस Q शुड बी इक्वल्स टू Q बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 दोनों का जो वैल्यू बनेगा दैट इज इक्वल्स टू Q बाई 2। वैसे हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वांटिटी हो अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करना हो और मैक्सिमम लेके आना हो तो हमेशा हाफ हाफ में करना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया, वैसे इतना प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, लेट्स सपोज Q है और दूसरा पॉइंट चार्ज आपने रखा है Q। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज गिवन एज 1 मीटर। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर सेम पॉइंट पर यानी सेम प्लेस पर हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, ठीक है, और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट पर हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, राइट। और इनको इस टाइप से रखा कि इनके बीच सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो उतना ही बना रहे जितना पहले था। तो पहले जो सेपरेशन था दोनों चार्जेस के बीच में दैट वाज 1 मीटर। बाद में अगर आप देखें तो बाद में भी इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। लेकिन अब ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, तो होगा क्या कि अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे।
तो यहाँ हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। यहाँ पर उन पास में दूर जाने का फ्रीडम नहीं था, यहाँ दूर जाने का फ्रीडम है। क्यों फ्रीडम है? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जब एक दूसरे से दूर दूर चले गए तो इस केस में हुआ क्या है कि इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। और अगर इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो हम जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस देन फोर्स मस्ट डिक्रीजेस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ बेटा कि दो चार्ज हैं 4q और q, राइट। यहाँ पर दो चार्ज दिए हुए हैं 4q एंड q। इनके बीच में यानी यहाँ पर हमने थर्ड चार्ज को प्लेस किया है, बीच में प्लेस किया। टोटल डिस्टेंस l दिया है तो ये वाला डिस्टेंस जो बन जाएगा वो l/2 बन जाएगा। बीच में प्लेस किया ना बेटा आपने, इस वजह से। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन बोला हुआ है कि इस q चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी यहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 बन रहा है। तो मैं जानता हूँ कि अगर इस चार्ज को मैं फर्स्ट चार्ज बोल दूंगा तो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और उसके ऊपर भी चार्ज है पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो F1 तो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर नेट फोर्स को 0 करना है तो ये जो सेकंड चार्ज मैंने यहाँ प्लेस किया है इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, तो ऑब्वियस बात है अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला चार्ज नेगेटिव बनेगा। यानी एक बात तो श्योर हो गई, तो हमारा आंसर में नेगेटिव आएगा, राइट। तो अब इस सेकंड ने जो फोर्स अप्लाई किया दैट शुड बी टुवर्ड्स दिस साइड, और नेट फोर्स 0 है तो F1 शुड बी इक्वल्स टू F2। अब F1 का वैल्यू लिखोगे बेटा तो आ रहा है k इंटू 4q इंटू q डिवाइडेड बाय l²। F2 का वैल्यू लिखोगे बेटा तो ये आ रहा है k q इंटू कैपिटल Q जो आपको निकालना है इंटू l/2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, k से k कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, l² से l कैंसिल आउट हो गया। तो आपस ने क्या पाया आपने कि 4q का वैल्यू बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा 4 टाइम ऑफ कैपिटल Q, यानी कैपिटल Q का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू Q। लेकिन हमें पता यहाँ से लग चुका था कि इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। जब इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए तो हमें जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा Q इज इक्वल्स टू -Q। अब आप सोच रहे होंगे सर फाइनल आंसर में तो आपने यहाँ पर लॉजिक के थ्रू माइनस लगाया, अगर विदाउट लॉजिक लगाना हो तो कैसे सॉल्व करें? अगर विदाउट लॉजिक लगाना हो बेटा तो आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि आप इस बात पर ध्यान मत दो कि यहाँ पर सीन क्या है, आप तो दोनों पे लगने वाले नेट फोर्स को 0 कर दो। जब नेट फोर्स को 0 करोगे, ठीक है भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो कि मैं तो यहाँ पर आंसर में माइनस लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोनों पे लगने वाले नेट फोर्स का सम 0 करना पड़ेगा आपको। सम 0 करोगे तो पहले की वजह से फोर्स लिखोगे आप k 4q इंटू q डिवाइड बाय l², और दूसरे की वजह से आपको साइन तो पता ही नहीं है इसलिए लिखोगे k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन l/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो अब विद साइन आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर लॉजिकली हमसे हो रहा है, साइन का पता लग रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा करने की ज़रूरत है। आप लॉजिकली प्रोसीड करो, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्मॉल स्पीयर्स हैं, राइट, यानी चाहो तो इनको पॉइंट चार्ज मान लो। दो स्मॉल स्पीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है आपको Q एंड -Q, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो आप कि इनके बीच का सेपरेशन R है, राइट। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वैल्यू आ जाएगा kq²/r², ये हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इनके मिडिल पॉइंट पर यानी यहाँ पर थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर रख दिया जिसके ऊपर चार्ज है आपके पास में Q, ठीक है। तो अब आप जानते हैं जब यहाँ रखेंगे तो आधी डिस्टेंस r/2, आधी डिस्टेंस r/2। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला इस चार्ज को रिपेल करेगा,
तो फर्स्ट वाले ने क्या किया, इसको रिपेल किया। जब ये इसको रिपेल करेगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स फर्स्ट वाले की वजह से इस तरफ आएगा, और जो सेकंड वाला है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से भी फोर्स सेम डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो तीनों के सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और बाद में डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने फोर्स से पहले वाले ने रिपेल किया, दूसरा वाला चार्ज जो है वो उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मैं इसको भी चाहूँ तो F1 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास में इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स बना, वो नेट फोर्स बन गया मेरे पास में F net इज इक्वल्स टू दी 2 टाइम ऑफ F1, या फिर इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ K Q स्क्वायर, और F1 का वैल्यू डिस्टेंस आधी हुई है तो R/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये बन गया नेट फोर्स इसके पास में, राइट। अब मैं जानता हूँ, इसको फर्दर लिखूंगा तो नेट फोर्स की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 8 टाइम ऑफ KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ये जो 4 बनेगा ना ऊपर चला जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू तो F के इक्वल है, तो आपके पास में इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बन गया 8F के इक्वल। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स -Q, तो डायरेक्शन बन गई टूवर्ड्स -Q, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार भी बता दूं कि भैया हमने यहाँ पे 2 चार्ज रखे हुए हैं, इनके बीच में फोर्स लग रहा है कितना, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। थर्ड चार्ज आपने यहाँ प्लेस कर दिया, तो अब थर्ड चार्ज जब यहाँ प्लेस करोगे तो पहला चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, और जो सेकंड चार्ज नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ नेट फोर्स जो बनेगा वो 2F1 बन जाएगा। 2F1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कर रहे होंगे, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है कि हमने एक एनालॉग क्लॉक ली है और इस क्लॉक के यहाँ पर यानी 12 पर रखा हुआ है +Q चार्ज, यहाँ रखा है -Q चार्ज, और यहाँ रखा हुआ है Q0 चार्ज। तो हम जानते हैं कि ये जो Q चार्ज होगा वो इस Q0 चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। मान लेते हैं किसी फोर्स F से ये रिपेल कर रहा है, राइट। और ये जो वाला चार्ज है -Q चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम ही तो है। जितनी डिस्टेंस Q और Q0 के बीच में उतनी डिस्टेंस Q0 और Q के बीच में है। तो अब ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आप देखो बेटा, यहाँ एक चार्ज दिया हुआ है Q, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा किसी फोर्स से। लेट्स सपोज दिस फोर्स हैज़ वैल्यू F। यहाँ चार्ज दिया हुआ है -Q, ये अट्रैक्ट करेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो 2F और 2F, तो 2 वेक्टर लग रहे हैं और 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम जानते हैं 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच में होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी बिटवीन देम। तो यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है टाइम 9, ठीक है। तो दोनों के बीच में हो जाएगा 3 आवर्स, और 3 आवर्स का हाफ कर दिया तो 1.5 आवर, यानी यहाँ पे टाइम आ जाएगा 7:30, और यही आपका आंसर बन जाएगा। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा आपको कि हमने 2 चार्ज हैं, ठीक है, और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इनको थ्रेड से लगा दिया और थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है L, और हम इनको लेके चले गए कहाँ पे, स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब दोनों रिपेल करेंगे तो ये जब तक एक दूसरे से दूर जाएंगे जब तक कि ये थ्रेड इनको रोक ना ले, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जबकि ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इससे आगे क्यों नहीं जा रहे, इससे आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये थ्रेड इनको आगे नहीं जाने दे रहा है। अगर थ्रेड नहीं होता तो ये इन्फिनिटी पे चले जाते, एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पहुंच जाते। तो अब इस थ्रेड में इनके बीच में जो एंगल बना दैट इज़ 180 डिग्री। ये आपसे पहला पार्ट पूछा था, ये आंसर आ गया।
ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, तो इन्होंने एक दूसरे पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई किया बेटा, अगर उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बात करें तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन 2L का होल स्क्वायर, ये इनके बीच में फोर्स का वैल्यू होगा और यही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट का पता लगाना है जो कि कुलैम्स लॉ नहीं एक्सप्लेन करता सही से। तो पहले स्टेटमेंट बोला हुआ है कि इट बाइंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विद द न्यूक्लियस। तो हम जानते हैं ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कूलम्ब लॉ से, क्योंकि हम बोलते हैं कूलम्ब लॉ की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इक्वल होगा K इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यस, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है। लेकिन सेकंड पार्ट के बारे में बात करूँ तो इट बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। तो भैया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनको बाइंड करने के लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। और वैसे भी न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोलम्बियन फोर्स तो यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर फोर्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन सबको बाइंड करता है न्यूक्लियर फोर्स, न कि कोलम्बियन फोर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि देर आर 2 चार्जेस एंड दो चार्जेस आर 9e एंड e एंड दे आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ r, और इनके बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो। हम जानते हैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू भी 0 होगा। तो यानी सिंपल क्वेश्चन बन गया कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू 0 करना है। तो हम जानते हैं दो चार्ज अगर सेम नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में 0 होता है और वो स्मॉलर चार्ज के पास में होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि इस x का जो वैल्यू होता है इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास में स्मॉलर चार्ज डिवाइडेड बाय द बिगर चार्ज। ये स्मॉलर चार्ज 3e दिया हुआ है, तो स्मॉलर चार्ज इज 3e डिवाइड बाय बिगर चार्ज यानी 9e प्लस स्मॉलर चार्ज दैट इज 3e इनटू इनके बीच का सेपरेशन r। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आप क्या देख रहे हो, तो √3e से दोनों को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपस में आ जाएगा 1/√3 + 1 इंटू r, ये वैल्यू आ जाएगा क्योंकि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3e से डिवाइड कर दिया। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये √3 बन गया और ये 1 बन गया, राइट। और ये जो डिस्टेंस आएगी दिस डिस्टेंस वुड बी फ्रॉम 3e। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो 3e से तो ये वाली डिस्टेंस दे ही नहीं रखी, तो फिर आपको 9e से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो 9e से डिस्टेंस निकालोगे तो r - x बन जाएगा। भाई ये डिस्टेंस x है तो 9e से डिस्टेंस बन जाएगा r - x। सो फ्रॉम 9e द डिस्टेंस वुड बी r - x। सो r इज r, ठीक है, और x तो वैल्यू पुट कर दो आप। तो आप पास में क्या बन रहा है यहाँ पे 1, ठीक है, दिस वन इज 1, दिस वन इज 1 माइनस ऑफ x यानी 1/√3 + 1। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो r इंटू √3 + 1 माइनस 1/√3 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो फ्रॉम 9e डिस्टेंस आ जाएगी आपस में √3r डिवाइडेड बाय √3 + 1, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिंग है,
राइट, ये एक रिंग है जिस रिंग का रेडियस है कैपिटल आर। ये अब यहाँ इसकी एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, राइट। और ये वाले डिस्टेंस हमें नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स है, तो अगर इस डिस्टेंस को एक्स मान लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का फॉर्मूला पता होता है आपको, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इतना हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि ये जो पॉइंट P है इसकी रिंग के हर पॉइंट से डिस्टेंस जो आ रही है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर। यहाँ से निकालोगे डिस्टेंस स्मॉल आर, यहाँ से निकालोगे तब भी डिस्टेंस स्मॉल आर, या किसी और पॉइंट से निकालोगे तब भी डिस्टेंस स्मॉल आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो रिंग के हर पॉइंट से डिस्टेंस अगर स्मॉल आर आ रही है, यानी आपको दिया हुआ है कि हाइपोटेनस का वैल्यू स्मॉल आर है। अगर आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं तो हाइपोटेनस आपके पास में स्मॉल आर होगी। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। द वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो के क्यू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 1/2 होगा बेटा, ये होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, जब नीचे में सॉल्व करोगे बेटा आप तो आर स्क्वायर और एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बन जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट ये दिया हुआ था कि इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस दिया था रिंग के हर पॉइंट से R दिया था, यानी वो हाइपोटेनस आपको R दिया हुआ था, बस ये सोचने वाला पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो चार्ज हैं, राइट। उन दो चार्ज की वैल्यू दी हुई है आपको 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम। इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है आपको 1 मीटर, ठीक है। और आपसे इनके मिडिल पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। तो ये आपस में पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज। तो अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दोगे तो टेस्ट चार्ज को प्लेस करने पर ये पहला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, और दूसरा चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दूसरा चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब मिडिल पॉइंट पर रखा है तो ये 1/2 मीटर हो गया बेटा, ये भी 1/2 मीटर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है यानी E2 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा E1 से, तो अगर इस पॉइंट को मैं P बोल दूं तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट वुड बी E2 माइनस ऑफ E1, यानी कि K अपॉन आर स्क्वायर Q2 माइनस Q1, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर होता है। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, R का वैल्यू 1/2 मीटर यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर दो इंटू Q2 माइनस Q1 यानी 2 माइनस 1 माइक्रो यानी 10⁻⁶। जब फर्दर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 36 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻�6, जिसको कि हम चाहें तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻4, राइट। इतना न्यूटन पर कूलम आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू K अपॉन एक्स क्यूब, और डायमेंशन फार्मूला ऑफ K पूछा है, तो ये आ जाएगा E इंटू एक्स क्यूब। डायमेंशन फार्मूला निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इंटू एक्स क्यूब, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mL/-2, चार्ज का 80 इंटू एक्स क्यूब यानी L/3, तो बन जाएगा आप पास में कितना mL/4
t पावर -3 एंड a पावर -1। ये आ जाएगा k का डायमेंशन फॉर्मूला और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आपको बताना है किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे 0 होगा। तो रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं पहले। 2 3 4 5 बन गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे चार्ज क्या क्या रखे हुए हैं। तो इस केस में आप देखोगे तो चार्ज रखे हुए हैं Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q एंड 6Q, ये चार्ज रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सेंटर पे अगर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये वाला चार्ज, ये वाला डिस्टेंस R मान लो। अगर डिस्टेंस को R मान लोगे और पहला चार्ज अगर E से रिपेल कर रहा है, यानी पहला चार्ज अगर E जनरेट कर रहा है फील्ड, मैं पहले चार्ज की वजह से बात कर रहा हूँ, अगर इसने फील्ड जनरेट किया इस तरफ E, ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है ये 4 टाइम स्ट्रॉन्गर फील्ड जनरेट करेगा, यानी 4E फील्ड जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि E का वैल्यू हमने क्या बोला, KQ/R²। तो यहाँ पर इसकी वजह से आ जाएगा K4Q/R², यानी 4 टाइम ऑफ E। तो नेट बन जाएगा आपस में कितना, इस तरफ 3E। ऐसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, इसकी वजह से 3 टाइम ऑफ E, इसकी वजह से 6 टाइम ऑफ E, तो नेट बन गया आपस में 3 टाइम ऑफ E। अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से 2 टाइम ऑफ E इस तरफ और इसकी वजह से 5 टाइम ऑफ E नीचे की तरफ, तो नेट बन गया 3 टाइम ऑफ E। अब आप देख रहे हो एक वेक्टर 3E, एक वेक्टर 3E, फिर 3E, तो इनका नेट इस तरफ ही कहीं पर आना चाहिए, यानी इनका सम 0 नहीं बन रहा। सेकेंड ऑप्शन देखो बेटा, इसमें क्या किया हमने, रेगुलर हेक्सागन जो है, इस रेगुलर हेक्सागन में चार्ज कैसे रखे हैं आप देखो, सब पे Q, फिर Q, फिर -Q, देन Q एंड फाइनली -Q। अब सेंटर पे देखो बेटा, ये वाला चार्ज जो है ये इसको रिपेल कर रहा होगा टेस्ट चार्ज को, और ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट बन जाएगा 2E। कैसे? एक की वजह से E है भाई, E का वैल्यू क्या बोला हमने, KQ/R²। तो KQ/R² E, और इसने भी E। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला रिपेल करेगा E से, ये भी रिपेल करेगा E से, तो नेट हो गया 0। इन दोनों में देखो आप, तो ये रिपेल करेगा E से और ये अट्रैक्ट करेगा E से, यानी 2E बन गया। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बन रहा है 2E और यहाँ बन रहा है 2E। अब ये दो वेक्टर का सम कभी 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड के, और उनके बीच में एंगल अगर 180 नहीं है तो सम कैसे 0 बनेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बनाए, यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है, 2Q, थर्ड ऑप्शन में 2Q, 2Q, Q, 2Q और 2Q और Q, ये चार्जेस दिए मैं आपको। तो आप देखो यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस पहले वाले ने रिपेल किया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E, दूसरे वाले ने रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए भाई। इस वाले ने रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2E, इस वाले ने रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2E, कैंसिल आउट हो गया। इस वाले ने रिपेल किया 2E और इस वाले ने रिपेल किया 2E, कैंसिल आउट हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग इज इक्वल्स टू होता है 2k λ/r। अब यहाँ पर 2k का वैल्यू 1/4πε0 इंटू लैम्डा और r का वैल्यू a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा λ/2ε0 इंटू a, और यही आपका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पुराने वाले क्वेश्चन की जैसे ही है। इसमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, अगेन द फॉर्मूला इज 2k λ/r। नाउ यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये दिया हुआ है कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है
इसके ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड चार्ज इज क्यू, राइट। और लैम्डा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी क्यू अपॉन पाई आर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डिफरेंस ये बन गया 2 इंटू के डिवाइडेड बाय आर, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज क्यू अपॉन पाई आर, ये बन जाएगा। अब आप जानते हैं 2k हैज़ वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। जो टोटल चार्ज आपने यहाँ रिंग के ऊपर दिया है दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना यहाँ पर, हाफ मीटर, 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू पाई। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए बेटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्स 33, ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो 32.8 के अराउंड आता है। तो 4 ऑप्शन में देखोगे तो जो ऑप्शन जो नियरेस्ट बन रहा है दैट वुड बी 32 वोल्ट पर मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें दिया हुआ है आपको कि आपको नेगेटिव चार्ज को एयर में हैंग करना है। तो आप जानते हैं इसके ऊपर धरती माता का प्यार mg नीचे लगेगा, और हम जानते हैं कि इसको बैलेंस करना है तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स की ज़रूरत होगी, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड लूँगा तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग पाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड। सो यहाँ पर आप देखेंगे mg का वैल्यू QE के इक्वल आ रहा है, और आपसे इस क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा बेटा mg/q। अब यहाँ m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻⁻6, ठीक है, g का वैल्यू 10 और q का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻6। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि एक 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं जिनका मास दिया हुआ है आपको, उनके सेंटर के बीच की सेपरेशन दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि इक्विलिब्रियम में वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में ये जो स्पीयर है ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस बात है एक स्पीयर और हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, एक तो लगेगा धरती माता का प्यार mg, एक लगेगा इस वाले स्पीयर का रिपल्सिव फोर्स Fe, ठीक है। तो आप जानते हैं ये वाला एंगल अगर थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप पास में लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी Fe अपॉन mg। अब Fe का वैल्यू कितना होगा, तो Fe का वैल्यू होगा k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू mg। आप जानते हैं k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। अब चार्ज के बारे में बात करो तो यहाँ चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो 10⁻⁹। सो दिस इज़ गुड थिंग, कैंसिल होने में आसानी आएगी, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर के बारे में बात करो तो आर दे रखी है आपको 0.3 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों स्पेयर के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज़ 0.3 सेंटीमीटर। हम सारा कैलकुलेशन SI में कर रहे हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को SI में डाला है, तो उसको लिख देंगे हम लोग 0.3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। मास का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है आपको 10⁻⁻3 और g का वैल्यू हो गया 10। जब सबकी वैल्यू को पुट करोगे बेटा तो आप क्या देख रहे हो कि 10⁻⁻9 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपके पास में 9 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 तो है ही सही इंटू 10। तो ये भी सब कैंसिल आउट हो गए, तो 1/10 बना। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास में बन गया कितना 0.1, यानी थीटा का वैल्यू बन जाएगा आपके पास में tan इनवर्स 0.1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप है और यहाँ हमने जो चार्जेस रखे हैं, दो चार्जेस आर Q एंड -Q। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला है।
तो यहाँ पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करोगे तो ये जो पहला चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरफ होगा E। और ये जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखा है, हम जानते हैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया इस तरफ E। अब हम जानते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनका जो नेट होता है, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं तो उनके बीच में होता है, यानी नेट जो डायरेक्शन जो बनेगी वो इस तरफ बनेगी। और ये वाली डायरेक्शन इन्होंने दे रखी है पॉइंट A और इसको Y बोला हुआ है, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा बेटा AY। ठीक है, सो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये सिंपल सी बात है, पहले चार्ज ने रिपेल किया, दूसरे चार्ज ने अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से इस तरफ, एक की वजह से इस तरफ, तो इन दो वेक्टर का रिजल्ट है इनके बीच में, यानी इस तरफ हो गया। ठीक है।